Morning students, welcome to the online class. I am your SST teacher, and the chapter we were discussing about the Delhi Sultanate, and the previous topic we have already discussed is about Tughlaq dynasty. Now the last ruler of Tughlaq dynasty was Firoz Shah Tughlaq, and his time period was 1351 to 1388 CE. Okay, तो मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ के बाद उनका जो सक्सेसर था वो उनका कजन बना, जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। इनका एम था कि वो एम्पायर को बहुत अच्छे तरीके से कंसोलिडेट करेंगे और साथ ही ये बहुत सारे नंबर्स ऑफ मेजर्स अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लाएंगे, जैसे कि जो इनह्यूमन पनिशमेंट है उसको रोका जाएगा, हॉस्पिटल्स का एस्टैब्लिशमेंट होगा पुअर पीपल के लिए। साथ ही फिरोज शाह ने एक सिटी को बनाया जिनका नाम था फिरोजाबाद। इनके रेंज में पीपल बहुत ज्यादा हैप्पी थे, मतलब इनकी प्रजा जो थी वो बहुत ज्यादा ही खुश थी। और 1388 में इनका डेथ हो गया और वहां से बहुत सारे रिबेलियंस फिर ब्रोक आउट हुए और इस तरह से तुगलक डायनेस्टी का एंड हुआ। इसी बीच में तैमूर का इन्वेजन हुआ जो कि 1398 में हुआ। जिस टाइम पे दिल्ली सल्तनत एकदम अपने वीकेस्ट पॉइंट पे था, उस टाइम पे एक्सटर्नल इन्वेजन तैमूर, यानी ये रूलर थे समरकान सेंट्रल एशिया के, और इन्होंने इन दिल्ली पे आक्रमण यानी इन्वेजन किया और इनकी आर्मी जो थी वो दिल्ली की पूरी वेल्थ को लूट कर ले गई और साथ ही बहुत सारे इंडियन आर्टिशंस को भी अपने साथ अपने देश ले गए। और इस तरह से तुगलक रूलर के जो लास्ट रूलर थे नसरुद्दीन शाह, वो इस इन्वेजन को ना ही चेक कर पाए ना ही रोक पाए और इस तरह से फिर तुगलक डायनेस्टी का एंड हुआ। और यहाँ से आता है सैयद डायनेस्टी। देखिए, तो जब तैमूर इंडिया को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने अपने एक वाइसराय जिनका नाम था खिर्ज खान, उनको वो यहाँ पे छोड़कर गए। खिर्ज खान ने सैयद डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा और दिल्ली सल्तनत का पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया, जो कि 1414 में ऐसा हुआ। और इनका जो सक्सेसर था, मतलब इनके बाद जो राजगद्दी को हासिल किया, वो थे मुबारक शाह। वो उनके बेटे थे 1421 में और उनको एक टाइटल दिया गया तारीखे मुबारक शाही, जिसके बारे में ग्रेट अकाउंट लिखा है उनके पीरियड के बारे में। और फिर इनका जो सक्सेसर बना वो इनके नेफ्यू थे मोहम्मद शाह। और फिर लास्टली ये जो थे वो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। और इस तरह से फिर सैयद डायनेस्टी खत्म हुआ और जो सबसे लास्ट रूलर थे यानी उनके बेटे अलाउद्दीन आलम शाह, उन्होंने राजगद्दी का त्याग किया, सैक्रिफाइस कर दिया लाल गद्दी को। और बहलूल लोदी को गवर्नर उस टाइम पंजाब के वो थे, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिला कि वो दिल्ली के सुल्तान बने। और इस तरह से फिर एक नई डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ, डेट इज लोदी डायनेस्टी। और ये इट वाज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी दैट कम्स टू द पावर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। और जब भी दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो ये पहली अफगानिस्तान की डायनेस्टी थी जो इन्होंने इंडिया में दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट बनाया। और बहलूल लोदी के डेथ के बाद उनका जो सक्सेसर मिला वो सिकंदर लोदी को मिला। और आपको पता होगा आगरा, द फेमस सिटी, ताजमहल जहाँ पे है, उनको सिकंदर लोदी ने ही बनवाया था और 1503 में। और इनके जो सक्सेसर थे यानी इनके बेटे जिनको फर्दर राजगद्दी मिला वो था इब्राहिम लोदी। तो 1517 में और 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी बाबर से हार गए। और बाबर कौन थे? बाबर जो थे वो दिल्ली सल्तनत, ये मुगल एम्पायर के फाउंडर थे और इन्होंने मंगोल से अटैक किया, मंगोल की तरफ से। और इस टाइम पे इब्राहिम लोदी नहीं जीत पाए बैटल ऑफ पानीपत का, और ये फाइनल बैटल था इन दोनों के बीच में। और यहाँ से फिर हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म होता है और हम नए चैप्टर यानी नेक्स्ट चैप्टर में हम मुगल एम्पायर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मुगल एम्पायर का फाउंडेशन कैसे हुआ, तो ये आप याद रखेंगे कि इब्राहिम लोदी से बाबर का बैटल हुआ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज इन 1526। और यहाँ से फिर उन्होंने अपने नए एम्पायर का फाउंडेशन रखा। अब हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था दिल्ली सल्तनत का। तो देखिए, सुल्तान्स जो थे उनके पास सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन पावर था और ये अपने एम्पायर को एक्सटर्नल अटैक्स प्रोटेक्ट करते थे, तो इसलिए उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया।
और साथ ही ये अपने कमांडर इन चीफ और आर्मी जस्ट चीफ को ये पावर देते थे कि वो किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन हो तो उसको इन्फॉर्म करके वो ले सकते थे। और नोबल्स और ऑफिशियल्स का क्या काम था, तो देखिए सुल्तान के कोर्ट में बहुत सारे ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबली और इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन का मिशनरीज को देखते थे। वजीर जो होते थे उस टाइम पे, यानी प्राइम मिनिस्टर जिनको कहा जाता था, वो पूरे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते थे। इनकम क्या एक्सपेंडिचर्स को देखने के लिए अलग थे, रेवेन्यू को कलेक्शन करने के लिए अलग मिनिस्टर्स थे। तो इस तरह से अलग अलग मिनिस्टर्स थे और जिनका अलग अलग नाम था, जैसे अजीरे ममालिक, वकीले दार, आमिरे हाजिब, इस तरह से अलग अलग जो डिपार्टमेंट को देखते थे उनके अकॉर्डिंग उनको नाम मिला हुआ था। अभी नोबल्स का काम साथ ही ये था कि वो सिविलियन और मिलिट्री पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेते थे सल्तनत का, और साथ ही वो सुल्तान को असिस्ट करते थे कि वो किस तरह से अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाए, और बदले में उनको रैंक मिलता था और ये जमीन मिलती थी। तो इस तरह से काम होता था। और उस टाइम पे इक्ता सिस्टम था। इक्ता मतलब लैंड रिसोर्सेज। किसी भी सल्तनत को जब नोबल्स को कुछ देना होता था तो वो कैश के बदले में उसको लैंड दे देते थे, यानी इक्ता। तो इक्तदार फिर उस पे लैंड कलेक्ट करते थे, जिनको वो लैंड मिलता था, और उस पे अगर कोई फार्मर फार्मिंग करते थे तो वो फार्मर से लाइबल होते थे टैक्स को वसूली करने के लिए, और इस तरह से आर्मी को मेंटेन रखा जाता था उसी टैक्स से। अब जो स्लेव्स थे यानी गुलाम नौकर, ये इनका रॉयल हाउस होल्ड में प्रेजेंस होता था, काम होता था, और किंग के ये पर्सनल असिस्टेंट्स भी होते थे। इस तरह से पूरा एम्पायर को चलाया जाता था। आर्मी कैसी थी, अब देखिए आर्मी भी उस टाइम पे सिग्निफिकेंट पार्ट थी सल्तनत का, बिकॉज सुल्तान को पावर में रहने के लिए उनको अपने एम्पायर को बढ़ाना पड़ता था, यानी एक्सपैंड करना पड़ता था। तो एक्सपेंशन होता था इन्वेजन से, कि दूसरे देश राज्य पे आक्रमण किए और वहां को जीत लिए तो वो आपके अंडर आ गया। तो इस तरह से एक्सपेंशन होता था। तो जो मिलिट्री थी वो इन्फेंट्री भी थी, कैवलरीज भी थी, फुट सोल्जर भी थे, फिर आपका हॉर्सेस यानी कैवलरी थी, एलिफेंट सोल्जर्स थे। इस तरह से मिलिट्री काफी बड़ी एम्पायर में अच्छे खासे पोजीशन पे थी मिलिट्री। अब देखिए अलाउद्दीन खलजी को एक डिस्क्रिप्शन में माना जाता है कि वो सारे हॉर्सेस का ब्रांड जो था उसको वो रखते थे, ब्रांडेड हॉर्स को, यानी दाग जिसको हम लोग कहते हैं। और उनके पीरियड में लैंड रेवेन्यू कैश में ये वसूली किया जाता था, यानी रिसीव किया जाता था, और सोल्जर्स को भी सैलरी कैश में ही पेड करते थे। अब डिवीजन कैसे हुआ सल्तनत का, तो जब ये दिल्ली सल्तनत अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड हुआ तो उसको नाम दिए सूबा। अलग अलग छोटे छोटे एरियाज को सूबा बताएं, और फिर सूबास को फर्दर डिवाइड किए पारागनाज में, और फिर पारागनाज को फर्दर डिवाइड किए शिफक में। तो इस तरह से सेवरल विलेजेस बनाए गए, और जो प्रोविंस थे उनके हेड थे गवर्नर, यानी मुफ्ती इसको बोलते थे अरेबिक में, और साथ ही शिकदार जो कि शिक यानी विलेज के हेड होते थे। आमिल जो थे वो हेड थे पारगना का, और जो लैंड ओनर्स थे उनको मुकादम्स बोला जाता था। तो इस तरह से ये लोग इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे विलेजेस के, और इस तरह से वो पूरे विलेजेस का अकाउंट देखते थे। तो उनको जो अकाउंट देखते थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, क्रॉप्स का देखभाल करते थे, क्रॉप्स पे टैक्स वसूलते थे, उनको पटवारी कहा जाता था। अब बात करेंगे हम इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ की। तो देखिए सुल्तान का जो इनकम था वो बेसिकली टैक्स था, रेवेन्यू, जो कि वो लैंड पर से वसूली करते थे, और इस तरह से वो अपने आर्मीज को मेंटेन करते थे, अपनी बिल्डिंग्स वगैरह को बनाते थे, और डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स वसूल करते थे। जैसे खरज, ये लैंड टैक्स था, इसके अलावा हाउस टैक्स होते थे, फिर कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यूज भी वो लेते थे। अलाउद्दीन खलजी जो थे वो एक यूनिक मार्केट रिफॉर्म पॉलिसीज को लाए थे, इंट्रोड्यूस किए थे अपने पीरियड में, जिसमें क्या था कि जो प्राइस होंगे एसेंशियल कमोडिटीज के, यानी कि जो हमारे रोजमर्रे की चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स हो गया, शुगर हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, क्लोथ, हॉर्स, कैटल, तो ये लोगों को एक फिक्स्ड अमाउंट पे देते थे, फिक्स्ड ये पे प्राइस पे देते थे, और उनका जो प्राइस होता था और क्वालिटी होती थी वो स्टैंडर्डाइज्ड होती थी, और वेट वगैरह बहुत बढ़िया होता था, कोई भी तरह का किसी भी अनफेयर मीन्स नहीं होते थे। इस तरह से वो सुल्तान पूरे लोगों का अपना भरोसा जीत लिए, और मार्केट में उन्होंने
अपने ऑफिशियल्स को रखा था ताकि कोई इस तरह से अनफेयर मीन्स ना कर सके, किसी के साथ धोखाधड़ी ना कर सके। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो लोकल टैक्सेस को भी इंट्रोड्यूस किए थे और फिर वो कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन कभी क्या होता था, इनसे गलती यही हुई कि जब भी फमाइन आ गया, अकाल पड़ गया सूखा की वजह से, तो उतना खेती बाड़ी नहीं हुआ, फसल नहीं हो गया, और उस टाइम पे उन्होंने लैंड टैक्स को बढ़ा दिया तो फार्मर्स उनसे गुस्सा हो गए और फिर रिबेलियन हो गया, लोग भड़क गए और फिर ये लास्टली क्रांति का माहौल बन गया। तो फिरोज शाह तुगलक जो थे उन्होंने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से संभाला और लास्टली वो एक मॉडिफिकेशन लाए टैक्स स्ट्रक्चर में। और जो सोसाइटी थी वो सल्तनत रूलिंग क्लासेस पे बेस्ड होती थी। कास्ट सिस्टम वहाँ पे भी था, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन कास्ट को बांटा जाता था और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी कम्युनिटी लाइफ सोसाइटी को चलाया जाता था। तो यही था हमारा दिल्ली सल्तनत जो कि खत्म हुआ। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा फ्रॉम सिविक्स। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर सिविक्स में देखेंगे कि हमें आगे क्या पढ़ना है। ठीक है।